वेलकम टू ज्ञान मंदिर। पिछले क्लास में हमने देखा था समांतर श्रेणी के बारे में और समांतर श्रेणी का nवां पद यानी tn हम कैसे निकालते हैं। tn का फॉर्मूला हमने देखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बारे में विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में देखा था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इससे आगे की बातें, यानी कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा, इसकी जांच कैसे करें, कैसे इसकी जांच करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई अनुक्रम है जिसके पद हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते ये आगे की ओर चल रहे हैं। तो हमें जांचना है कि ये जो है वो एपी में है या नहीं है। तो इससे सबसे पहले हमने देखा था एपी का नेचर क्या है। एपी का गुण क्या होता है कि किसी भी टर्म में से, किसी भी पद में से उसके ठीक पहले वाला पद अगर हम घटा दें तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी एक अचर राशि आएगी। यानी दूसरे में से पहला घटाएं या तीसरे में से दूसरा घटाएं या चौथे में से तीसरा घटाएं, एक ही राशि आनी चाहिए। अगर इस तरह की राशि आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है किसी भी पद में से उसके ठीक पहले वाला घटाने पर, तो आप समझ जाइए कि वो एपी में है, वो समांतर श्रेणी में है। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं कि ये हमारा एपी में है या नहीं है। तो यहां हमने इसको मार्क कर दिया है, यानी ये पहला पद है तो t1, दूसरा पद t2, तीसरा t3, चौथा ये t4 हो जाएगा और इस तरह से बढ़ते बढ़ते tn तक गया है। तो हम यहां अब देखते हैं, लेते हैं, यहां चेक करते हैं इसको कि t2 माइनस t1 इक्वल टू t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, इसे देखते हैं। तो a प्लस डी माइनस में हो जाएगा a इक्वल टू a प्लस डी माइनस ए। यहां a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल टू आ गया d। आगे चलते हैं, फिर t3 में से t2 को घटाते हैं। t3 माइनस t2 इक्वल टू a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, ओके, इक्वल टू a प्लस 2d माइनस a माइनस डी। यहां देखिए माइनस जो है इसे भी माइनस कर देगा और माइनस प्लस ये गुना होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं यहां हम a से a जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, यहां प्लस में और माइनस में दिखाई दे रहा है। ये 2d प्लस है, d माइनस है, तो 2d में से d जाएगा तो d बच गया। तो ये हमने देखा कि दूसरे में से पहला पद घटाया तो भी d आया और तीसरे में से दूसरा घटाया तो भी डी आया। और इसी तरह से अगर इसे चेक किया जाए तो हर स्थिति में डी ही आएगा अगर ये एपी में होगा। तो हम इस तरह से कहीं कहीं से कोई पद, अगर कोई अनुक्रम आपको दिया हुआ है नंबर्स के रूप में, तो आप किसी भी पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। किसी टर्म से उसके ठीक पहले वाला टर्म जो है उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो एक राशि मिलेगी। फिर कोई दूसरा उठा लीजिए, उसके पहले वाला उसमें से घटाइए। अगर दोनों सेम मिल रही है, या 3 जगह कर लीजिए चेक, 4 जगह चेक कर लीजिए, अगर इक्वल मिल रहा है यानी कांस्टेंट मिल रहा है तो आप समझेंगे कि ये एपी में है। और इससे संबंधित एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसमें आपको देगा कि चेक कीजिए कि ये एपी में है या नहीं है, ये अनुक्रम एपी में है या नहीं है। तो इसकी चर्चा हम एक्सरसाइज में और विस्तार से करेंगे। जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो और बेहतर ढंग से ये मालूम होगा। अब इस पर हम एक छोटा सा एक्सरसाइज लेकर चर्चा कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ये एक अनुक्रम दिया गया है। आपको चेक करना है कि चेक करें कि ये एपी में है या नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, किसी भी टर्म को उठाइए, यानी दूसरे, अगर टर्म को हमने लिया, दूसरे पद को लिया, तो उसमें से ठीक पहले वाला यानी 6 माइनस 3 अगर करेंगे तो ये आया 3, एक जगह मिल गया। अब इसमें से इसके पहले वाला घटाकर जरा देख लेते हैं,
तो 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। फिर 12 में से 9 को घटाकर देख लेते हैं, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 हर जगह जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एपी में है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि यह अनुक्रम हमारा किस में है, एपी में है। तो इस तरह से हम एपी की जांच करते हैं कि कोई अनुक्रम जो है वो एपी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। आगे अब चलते हैं इससे आगे कि कब कोई अनुक्रम, कब कोई समांतर श्रेणी यानी कब कोई एपी घटते क्रम में होता है और कब कोई एपी बढ़ते क्रम में होता है। तो देखिए, अगर किसी एपी का सार्व अंतर यानी डी जो हो अगर निगेटिव हो, डी निगेटिव यानी ऋणात्मक हो, डी निगेटिव हो, माइनस में हो, तो उस स्थिति में उसका जो है वो एपी घटते क्रम में होगी, यानी पहले बड़ी संख्या होगी और उसके बाद छोटी 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 संख्या होती चली जाएगी। क्योंकि माइनस में जब डी को आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब तो घट जाएगा, उतना घटते जाएगा। उसके बाद फिर डी घटाइएगा, उससे छोटा आएगा, फिर डी घटाइएगा, उससे छोटा आएगा। इस तरह से वो घटते हुए क्रम में वो श्रेणी होगी। और अगर डी जो है वो धनात्मक हो, डी धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो, तो इस स्थिति में वो समांतर श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में होती है, यानी आगे की ओर वो बढ़ती चली जाती है। पहले छोटा नंबर होगा और उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से बढ़ती चली जाती है। क्योंकि प्लस में डी जुड़ते जा रहा है हर जगह, तो प्लस में डी जब जुटेगा तो उसके संख्यात्मक मान को वो बढ़ाते चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम इससे आगे, इसके आगे देखेंगे कि अगर समांतर श्रेणी में 2, 3, 4 या 5 इस तरह से पद आपको लेने हो, तो आप किस तरह के पद को मानेंगे ताकि आपको आसानी हो प्रश्नों को हल करने में। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे हम समांतर श्रेणी यानी एपी में पदों को मानते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं अगर माननी हो तो वो 3 संख्याएं आप अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो आपको प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। ऐसे तो आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन जब उसे लेकर चलेंगे तो प्रश्न में जो होंगे वो बड़े बड़े इक्वेशन आ जाएंगे, समीकरण आ जाएंगे जो काफी कठिन होते हैं। तो इसलिए अगर इस रूप में हम मान लेते हैं तो हमें प्रश्न को हल करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि यहां अल्फा माइनस बीटा लिया, अल्फा लिया, अल्फा प्लस बीटा लिया, तो होता क्या है एक्चुअली इसमें कि एक टर्म में आ जाता है। जैसे अल्फा बीटा, अल्फा, अल्फा माइनस बीटा यहां दिखाई दे रहा है, और सबको अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इनका योग या इनका सम इतना हो रहा है, तो सम करने पर होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा कि एक यहां माइनस में दिख रहा है बीटा और एक प्लस में दिख रहा है, ये दोनों जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और तब हमारा समीकरण जो होगा केवल अल्फा में रह जाएगा, यानी एक चर में रह जाएगा, 1 वेरिएबल में रह जाएगा, और उस समय हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये भी एपी में है निश्चित रूप से। आप अल्फा में से अल्फा माइनस बीटा घटाइएगा तो भी आपका बीटा ही आएगा, और इसमें से अल्फा घटाइएगा तो भी आपका बीटा आएगा। यानी ये तीनों संख्याएं एपी में निश्चित रूप से हैं, लेकिन इसे मानने से फायदा होगा ये कि आपको अपने प्रश्न को हल करने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से 4 संख्याएं अगर माननी हो तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, यानी कि इस तरह से अगर 4 संख्याएं आप मान लेते हैं तो इससे आपको आसानी होगी। ये एक जगह 3 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस, बीटा माइनस बीटा प्लस, यानी कि ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, और इस तरह से जो होगा आपका वो आसानी से एक बीटा जो होगा आपका
ये यानी कॉमन डिफरेंस आपका बच जाएगा, कांस्टेंट आपका बच जाएगा। यानी इसमें आप अगर देखेंगे तो आप देखिए किसी भी टर्म में से उसके पहले वाला टर्म घटाकर कि ये एपी में है कि नहीं, ऑलरेडी ये एपी में है। तो ऐसा ही क्यों माना गया? ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि जब इससे संबंधित क्वेश्चन आप जाएंगे एक्सरसाइज में तो देखेंगे कि जब प्रश्न पूछे गए हैं उसमें दिया गया है कि 4 संख्याएं एपी में हैं जिनमें प्रथम 2 जिनका जोगफल इतना है, यानी उनका सम इतना है, तो सबका जोगफल दे दिया रहेगा। और फिर दे देगा कि इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल इतना है, इसका और इसका गुणनफल इतना है, तो आप संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो उस स्थिति में समीकरण के पहली शर्त के अनुसार जब जोगफल को हम लेकर चलते हैं तो इस तरह से जो होता है हमारा ये बीटा वाला टर्म जो है गायब हो जाएगा, और बीटा जब खत्म तो एक चर में हमारा समीकरण हो जाएगा, और एक चर में जब समीकरण जाएगा तो उसे हल करना आसान हो जाएगा, उसे हम आसानी से हल कर पाएंगे। इसी तरह से 5 संख्याओं को कैसे माना जाता है? 5 संख्याएं जो है, पहला अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। इस तरह से अगर हम मानेंगे तो इन्हें निकालने में आसानी होगी। अब रही बात कि ये अल्फा बीटा ही सर मान सकते हैं, नहीं तो ये तो कॉमन सी बात है, ये सब नोटेशन है। अल्फा के जगह पर आप कोई नोटेशन ले सकते हैं, ए बी सी एनीथिंग आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये मत घबराइएगा कि हर जगह किताबों में हम देखते हैं कि अल्फा और बीटा ही माना जाता है। तो एक रिवाज सा बन गया है अल्फा बीटा मानने का। इवन आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं कि आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन आपका क्रम यही होना चाहिए, आपका जो है वो सिस्टम यही होना चाहिए मानने का, तब आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज फिर अगर आप लेंगे कि एगो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से अगर आप 5 संख्याएं मानते हैं तो इसमें जो होगा सम करेंगे तो ए और डी दोनों के टर्म में आपको मिल जाएंगे, और फिर दूसरी शर्त के अनुसार जब क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आपको कठिन से कठिन समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए ये देखा गया कि अगर इस क्रम में हम मानते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, समांतर माध्य का अंग्रेजी होता है अर्थमेटिक मीन, और इसे एएम भी लिखा जाता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो हम देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। तो बता रहा है कि अगर 3 संख्याएं एपी में हो, अगर 3 संख्याएं एपी में हो, यानी ए, बी और सी, ए, बी और सी 3 नंबर्स दिए गए हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं जो किसमें है जी? एपी में, यानी समांतर श्रेणी में है। अगर 3 संख्या है तो बता रहा है कि बीच वाली संख्या को इन पहले और अंतिम संख्या का अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, समांतर माध्य कहा जाता है। क्या शर्त है? कि 3 संख्याएं एपी में होना चाहिए। सबसे बड़ी शर्त है कि ये तीनों एपी में होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर इनका बराबर बराबर होना चाहिए। तो उस स्थिति में बिचली संख्या को, बीच वाली संख्या को प्रथम और अंतिम का एम कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक मीन, ठीक है, समांतर माध्य कहा जाता है। अब इस पर जैसे एग्जांपल लेकर हम दिखाते हैं। मान लीजिए कि 3 संख्याएं हैं 10, 20 और 30। तो हम पहले तो चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो आएगा ये कितना? 10, और थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 10, यानी 10 10 कांस्टेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये और ये तीनों किस में है जी? एपी में निश्चित रूप से हैं। अब एपी में है तो अर्थमेटिक मीन इसमें कौन है जी?
तो ये 20 जो है 20 जो है वो 10 और 30 का अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, समांतर माध्य कहलाता है, यानी बीच वाली संख्या को प्रथम और अंतिम का समांतर माध्य कहा जाता है अगर तीन संख्याएं एपी में हो तो एपी अर्थमेटिक मीन का मतलब आपने समझा कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अब रही बात कि अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं, कैसे हम अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि दो संख्या अगर दी गई है और उसके बीच में कोई संख्या निकालनी है, यानी ये मालूम हमें नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे ताकि ये एपी में हो जाए पूरा अनुक्रम। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि प्रथम और अंतिम को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिएगा, बस ठीक इसके बीच में आ जाएगा, यानी जो नंबर आएगा वो यहां रखने पर ये एपी में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेकर, जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी को ही हम मान रहे हैं कि ये किस में है जी, एपी में है। दिया गया है कि ये एपी में है, जो ऊपर हमने लिखा है। तो ए बी सी अगर एपी में है तो बी को ए और सी का अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य कहा जाता है। अभी हमने देखा तो समांतर माध्य का फॉर्मूला मिला, समांतर माध्य बी बराबर फॉर्मूला होता है कि प्रथम और अंतिम, यानी प्रथम और अंतिम को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, उसमें 2 से भाग दे देंगे, यानी a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन हो गया कि समांतर माध्य बराबर, अगर तीन संख्याएं, दो संख्या दी गई है, उसके बीच में एक संख्या निकालनी है ताकि ये एपी में हो जाए, तो आप क्या करेंगे, दोनों जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, तो इस तरह से आपका जो है अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। तो ये हमने देखा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं दो संख्याओं के बीच में।